लेबर मार्केट की बात कर लेते हैं क्लास। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है। ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, लेबर और कैपिटल पे। क्यों? क्योंकि लेबर की जो वेज रेट है वो उसकी क्या है, वो लेबर की इनकम है, और इनकम लेबर की होगी तो वो क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। तो उसका कंजप्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके बेज रेट पर डिपेंड कर रहा है। बेज रेट इंक्रीज डिक्रीज होने से उसका सेविंग और कंजप्शन भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। कंजप्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन सप्लाई उस टाइम कहता है कि नहीं बढ़ती है। इस केस में अगर मार्केट में बेज रेट बढ़ भी जाती है, घट जाती है, तो मार्केट क्या होगी, एडजस्टमेंट करेगी। इसीलिए मैक्सिमम रोल जो है सप्लाई साइड का है। इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बोला गया कि एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होने से क्या हुआ कि सप्लाई का मैक्सिमम रोल है। ठीक है, तो यानी कि जो डिमांड है वो कहाँ से निकल के आ रही है, उसके बेज रेट से निकल के आ रही है। और बेज रेट कितनी होती है, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। ये बात थोड़ा सा आपको लेट समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्लास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पढ़ते हैं। पहले क्या है कि लेबर की सप्लाई क्या होती है, लेबर की डिमांड क्या होती है। तो पहले जो डिटर्मिनेशन है बेज रेट, आप ऐसे कर सकते हैं, बेज रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि वाई बेज रेट, जो बेज रेट होता है, ठीक है, बेज रेट होता है, बेज रेट होता है वो मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, या जो लेबर की डिमांड है, लेबर की डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। वाई लेबर डिमांड कर्व ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। या हम ऐसा भी कहते क्लास की लेबर की डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होने का रीजन क्या है। तो देखो कहा जाता है क्लास, ध्यान समझना, कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। कैसे, आपको पता है, पढ़ चुके हैं क्लास, जैसे जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल यूटिलिटी अगर टोटल टी बढ़ता है तो एम क्या होता है, फॉल होता है। तो जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप क्या होगी, लेबर की आर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी। तो बेज रेट भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो मार्केट में प्राइस भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ इसी पर डिपेंड करता है। तो अभी आपको समझें कि लेबर की डिमांड किस पर डिपेंड करती है। तो लेबर की डिमांड जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पर डिपेंड करती है। तो आपको पहले समझना क्लास की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है क्या। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है कि एक लेबर एक्स्ट्रा यूज़ करने से, सपोज दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम लिख लेते हैं, लिख सकते हैं आप, फंक्शन इज इक्वल टू क्लास कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, +1, यानी कि हम एक लेबर और बढ़ा रहे हैं, माइनस फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। बात समझे ना, कि मतलब हमने क्या क्लास कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को हमने एक लेबर को बढ़ाया। ठीक है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर को बढ़ा रहे हैं, ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, तो दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में क्या चेंज आया कि हमने एक लेबर को बढ़ा दिया। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गई। इसको निकालेंगे कैसे क्लास, तो अगर इसको आप प्रॉफिट, आपको बताएं कि प्रॉफिट क्या होता है क्लास, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है कि टोटल कॉस्ट में से टोटल क्या होता है, रेवेन्यू को क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं। तो जो टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है माइनस टोटल कॉस्ट चेंज कर देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। आपको पता है कितना चेंज प्रॉफिट में चेंज आ रहा है। तो प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू कैसे निकालते हैं क्लास, रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेवेन्यू निकल आता है, माइनस टोटल कॉस्ट तो होता ही है। ठीक है, अब टोटल की कॉस्ट होती है, यहाँ पर क्या है, बेज रेट है, कितना बेज रेट है तो हम बेज लिख लेते हैं। हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि लेबर ही यहाँ पर है तो बेज लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें क्लास,
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्राइस इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू W/P। तो W/P क्या है? W/P क्या है प्लस रियल वेज रेट है। क्या है? रियल वेज रेट है। तो W/P रियल वेज रेट है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ऐसा बनेगा, लेबर की डिमांड्स। ओके, यहाँ पर मिलेगा आपका वेज W/P ऐसे लिखा होगा। W/P क्यों लिखा गया? ध्यान समझना, W/P क्यों लिखा गया? क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है, आपको पहले बताया था प्रोडक्शन फंक्शन कि मार्केट में जो प्राइस है, जो प्रोडक्शन है, उस प्राइस पर एक प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी कितनी है। जैसे मान लो सपोज हमने 10 लेबर लिया, तो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी 20 है। ठीक है, तो 20 अगर 10 लेबर है तो कितना हो गया? 20 मिला दिए, कितना हो गया? 1000 पर। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 का हो गया, लेकिन पर प्रोडक्शन कितना हुआ? 20 हो गया। तो जितने लेबर है, हर लेबर की प्रोडक्टिविटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा टोटल प्रोडक्शन निकल जाता है, टोटल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। जो दोनों के चेंजेस को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो मार्जिनल प्रॉफिट निकल जाता है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी निकल जाता है। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास? मार्केट प्राइस और वेज रेट पे। तो वेज रेट पे डिपेंड करता है कॉस्ट को, प्राइस पे डिपेंड करता है उसका रेवेन्यू पे। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये माना है, तीनों माना कि जितना प्रोडक्शन होता है वो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। तो जो लेबर की डिमांड है वो किस पर डिपेंड करेगी क्लास? लेबर की डिमांड डिपेंड करेगी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को, इसीलिए इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी कहा जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि वाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की डिक्लाइन क्यों होती है? तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे टोटल प्रोडक्शन फॉल होता है, रूल है कि जैसे जैसे TU बढ़ता जाता है वैसे MU क्या होता है? घटता जाता है। आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। एक टाइम पे 0, टाइम पे नेगेटिव हो जाती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल होती है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसके बराबर है? वेज रेट के बराबर। इसीलिए कहा जाता है क्लास कि देखो, इतना लेबर हायर किया था, जब वेज रेट हाई था तो इतना लेबर किया, वेज रेट और कम हो जाएगा तो वेज रेट और कम हो जाएगा तो और लेबर हाई किया जाएगा। ठीक है, रियल वेज रेट और कम हो जाएगा तो लेबर और हायर किया जाएगा। तो बेसिकली कहना चाहता है कि जैसे जैसे वेज रेट डाउन आती है, लेबर की डिमांड्स बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वेज रेट डाउन होने से लेबर की डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो हमारे पास लेबर कैपिटल है, हमारा जो प्रोडक्शन तो कांस्टेंट है। पढ़ा आपने? तो अरे भाई आपने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है। तो उस केस में अगर हम लेबर बढ़ाते जाते हैं, क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है उसके वेज रेट के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन, लेकिन आप समझ नहीं आया होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मार्केट में हमने क्या माना है? परफेक्ट कंपटीशन माना है। जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है क्लास, तो इसका मतलब हुआ कि उनकी जो प्राइस है, उनकी वेज रेट है, वो किसके बराबर है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ध्यान समझना, अगर मैं इसको मिटा दूँ क्लास, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो किसके बराबर है? वेज रेट के बराबर है। और वेज रेट किसके बराबर है? जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो सारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर वेज रेट पे उसकी जो वेज रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रियल वेज रेट पर डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा, जो प्राइस से डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू प्राइस के बराबर है, और प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर है। मेरा सेंस यहाँ पर ये है। इसीलिए लेबर की डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन प्लस हम पढ़ते हैं कि लेबर की सप्लाई कर। तो लेबर की सप्लाई आपने सुना होगा, बैकवर्ड बाइंडिंग लेबर सप्लाई कर। तो क्लासिकल की विचारधारा थी कि लेबर की सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है वेज रेट पे, और लेबर की डिमांड भी डिपेंड करती है वेज रेट पे। तो जो मार्केट लेबर की जो लेबर मार्केट है वो डिपेंड करती है लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई पर। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं क्लास, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ।
तो ये लेबर की डिमांड हो गई। लेबर की सप्लाई ऑलवेज कैसी होती है? बैकवर्ड बाइंडिंग होती है। क्यों होती है? इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, हम उसको डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं 3 तरह के इफेक्ट आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। कि देखो ये तो समझ गए, लेबर की डिमांड, वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, वेज रेट कम हो जाएगा तो लेबर की डिमांड्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर जब वेज रेट बढ़ता है तो मानव प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है, और वेज रेट कम हो जाती है तो मानव प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है, तो डिमांड्स बढ़ती है। ओके, अब लेबर की सप्लाई, बैकवर्ड बाइंडिंग लेबर सप्लाई पढ़ा होगा आपने। तो देखो सीधी बात हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लेबर की सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो लेबर की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है क्लास? इज ए फंक्शन ऑफ वेज रेट पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा देखने जा रहे हैं। तो देखो जब मार्केट में वेज रेट बढ़ती है, मार्केट में वेज रेट जब इंक्रीज होता है तो लेबर की सप्लाई क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन एक समय के बाद वर्टिकल हो जाती है लेबर की सप्लाई कर। तो लेबर की सप्लाई की वर्टिकल क्यों हो जाती है या बैकवर्ड बाइंडिंग क्यों हो जाती है? इसका मतलब है कि जब मार्केट में स्टार्टिंग में वेज रेट बढ़ेगा तो बहुत सारे वर्कर काम करना चाहेंगे, तो उनका लेजर आवर्स क्या होगा? वर्किंग, इस केस में क्या होगा? उनका जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन जो लेजर आवर्स है उनका कम हो गया। यानी कि सपोज दैट कोई 12 घंटे 8 घंटे काम करता था, अगर वेज रेट बढ़ जाएगा तो 12 घंटा करेगा। तो स्टार्टिंग में वेज रेट बढ़ने से वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है, लेजर आवर्स कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसको आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट किया है? लेबर ने वेज रेट बढ़ने से लेजर आवर्स कम हो गया, वर्किंग आवर्स बढ़ गया। वर्किंग आवर्स ने लेजर आवर्स को कम कर दिया। ये किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूट, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और क्या हुआ? क्योंकि वेज रेट बढ़ने से। लेकिन वेज रेट और बढ़ जाती है तो इनकम इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इनकम इफेक्ट स्ट्रांग होने से इतनी अर्न हो जाती है कि 12 घंटा 18 घंटा काम करने के बाद अभी रेस्ट चाहता है, तो उसकी इनकम उतनी हो जाती है जितना वो पहले 8 घंटे में करता था। तो वर्किंग आवर्स क्या कि बाद में जब वेज रेट और इंक्रीज हो जाती है क्लास, ठीक है, वेज रेट और इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? वर्किंग आवर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा। जैसे पहले सपोज दैट मैं पहले 8 घंटे की बात करूँगी, पहले चलो वो 8 घंटे काम करता था, अभी वेज रेट बढ़ गया तो वो 12 घंटे काम किया। अभी वेज रेट और बढ़ गया तो अब क्या करेगा? वो 12 घंटा ना करके वो 8 घंटे, मतलब वो 10 घंटे काम करेगा। तो वर्किंग आवर्स क्या हो रहा है क्लास? बढ़ने से। वर्किंग आवर्स बढ़ता क्यों है? क्योंकि इनकम बढ़ती है। इनकम किसकी वजह से बढ़ती है? वेज रेट बढ़ता है। जब वेज रेट बढ़ता है तो वर्किंग आवर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो घट जाता है। इसीलिए लेबर की सप्लाई कर पीछे की तरफ होती है। इसको बैकवर्ड बाइंडिंग सप्लाई कर लेबर हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो क्लास मार्केट की जो लेबर की सप्लाई है वो डिपेंड करती है वेज रेट पे। जब वेज रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं वर्किंग आवर्स बढ़ेगा, लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। तो मार्केट जो इक्विलिब्रियम है क्लासिकल के अकॉर्डिंग कि लेबर की डिमांड और लेबर सप्लाई जहाँ पर टेंशन करते हैं वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे समझाएं? हम एक ग्राफ में बना देते हैं। आपने समझ लिया कि लेबर की सप्लाई क्या है और लेबर की डिमांड क्या है। लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड जिस पॉइंट पर टेंजेंट करते हैं क्लास एक दूसरे को, उससे हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में, यानी कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये लेबर की सप्लाई है जो इफ़ेक्ट करती है क्लास, सॉरी ये लेबर की डिमांड है जो कि इफ़ेक्ट करती है किसकी? मान्य प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे। यहाँ पर लेबर की सप्लाई एंड लेबर की डिमांड्स दोनों है। यहाँ पर रियल वेज रेट है, ओके, और ये लेबर की सप्लाई है। ये लेबर की सप्लाई भी फंक्शन ऑफ वेज है, ये भी सप्लाई ऑफ फंक्शन ऑफ वेज है, ठीक है। जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है क्लास उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये वेज रेट W/P हो जाता है। इन केस मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा क्लास? तो वेज रेट क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर लेबर की डिमांड कम हो जाती है तो मार्केट में वेज रेट कम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। तो सम टाइम क्या होता है क्लास की मार्केट में सपोज दैट यहाँ पर है, इस सिचुएशन पे है आप,
अगर मैं थोड़ी देर से मिटा दूँ, मान ली मार्केट में ये वेज रेट है, इस केस में क्या होगा कि लेबर की सप्लाई एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस लेबर की सप्लाई है, तो बहुत सारे काम करने के लिए लोग रेडी हैं लेकिन काम उनको मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा कि कंपटीशन होगा और धीरे धीरे वेज रेट कम हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। और अगर मार्केट में कभी कभार अगर वेज रेट ये हो गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि लेबर की डिमांड एक्सेस है, सप्लाई शॉर्टेज है, तो इस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे लेबर की डिमांड ज़्यादा होने से वेज रेट इंक्रीज होगा, फिर से उसी पॉइंट पे आएगा। तो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, कभी सप्लाई एक्सेस है, कभी डिमांड एक्सेस है, इसकी वजह से ऑलवेज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम होती है। अगर मार्केट डिमांड बढ़ गई तो मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, अगर डिमांड कम हो गई तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, अगर सप्लाई लेबर की बढ़ गई तो फिर वेज रेट कम हो जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया। तो मार्केट ऑलवेज इक्विलिब्रियम होता है, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, कभी इस, जहाँ पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं, वो मार्केट लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है। आज की डेट में भी यही अप्लाई होता है क्लास। तो लेकिन उन्होंने माना कि इतनी जल्दी लेबर की सप्लाई नहीं बढ़ती है, उन्होंने माना कि लेबर ऑल फुली यूटिलाइज्ड हैं, ऑल रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा, ठीक है, और मार्केट में लेबर की डिमांड घट जाएगी तो वेज रेट ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो वेज रेट के घटने बढ़ने से सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वेज रेट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, कॉस्ट क्या होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या मतलब है कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, वेज रेट पे, और वेज रेट किस पर डिपेंड करता है, लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई पे। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैं जो बताना चाहता था कि मार्केट का जो मैकेनिज़्म है, वो चाहे गुड्स मार्केट का हो, चाहे मनी मार्केट का हो, चाहे कैपिटल मार्केट का हो, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई साइड पे। तो क्लासिकल हमेशा डिमांड और सप्लाई साइड की बात करता था, लेकिन हमेशा वो सप्लाई साइड पे फोकस करता था, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे गुड्स मार्केट हो, चाहे लेबर मार्केट हो, वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करता है। क्लियर हुआ? ओके, इसको आप कर लीजिए।